मोदी ने मुनीर के इलाज वाली हर दवा आज सामने रख दी। क्या सबसे पहले इसका चैप्टर। पूरी दुनिया 26 जनवरी को भारत की ताकत देखती और नरेंद्र मोदी ने इस बार भारत की वो ताकत दिखाई कि ट्रंप, पुतिन, या कहिए ट्रंप के लिए एक मैसेज है, पुतिन तो देखकर खुशी हुए होंगे, जिनपिंग के होश उड़े होंगे और मुनीर को तो अपना बंकर याद आने लगा होगा। ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने इस बार की 26 जनवरी की परेड बहुत स्पेशल हो गई? ऐसा क्या दिखा दुनिया को कि जिसकी बड़ी चर्चा है? आज इसके बारे में आपको बताऊं, क्योंकि 26 जनवरी की परेड तो आपने खूब देखी हो, लेकिन इस बार की परेड बहुत खास थी। रिपब्लिक डे पर जहां भारत की सैन्य ताकत हर बार दिखती है, इस बार नरेंद्र मोदी ने सैन्य ताकत के साथ साथ भारत की कूटनीति का जलवा भी दिखाया। यह वो कूटनीति है जो ट्रंप से लेकर मुनीर तक सबका इलाज एक साथ कर रही है। आप सोचिए कि जिस यूरोप के साथ रूस की दुश्मनी है, जो यूरोप रूस को फूटी आंख नहीं देख सकता, यही नेटो वाले तो यूक्रेन को पंप कर रहे हैं कि लड़ो लड़ो, उस यूरोप के नेताओं को नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिक डे पर बुलाकर सबके सामने उन हथियारों की ताकत दिखाई जो हथियार भारत और रूस ने मिलकर बनाए। यह है मोदी की डिप्लोमेसी। आप यह भी देखिए कि रिपब्लिक डे पर यूरोप के नेताओं को सिर्फ मेहमान ही नहीं बनाया, कल इनके साथ बहुत बड़ी डील भी नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जैसे दुनिया मदर ऑफ ऑल डील कह रही। सोचिए उस यूरोप के साथ ऐसी डील मोदी कर रहे हैं जिस यूरोप का अभी ट्रंप से 36 का आंकड़ा चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो यह करंट लगने जैसा होगा बॉस, कि जो डील मोदी के साथ वो अब तक नहीं कर पाए, वो डील यूरोप कर रहा है। यानी नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में ट्रंप और यूरोप और पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया आज कि किसी के लिए पुतिन से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे और पुतिन के लिए भी किसी से दोस्ती नहीं तोड़ देंगे। ट्रंप के टैरिफ का जवाब यूरोप से डील करके देंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, भारत अपनी शर्तों पर चलेगा, डील भी अपनी शर्तों पर करेगा। किसी देश से दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, यह भारत तय करेगा और किसी के कहने पे नहीं तय करेगा। नरेंद्र मोदी की कूटनीति का यह जलवा आज रिपब्लिक डे पर कैसे दिखा, गणतंत्र दिवस में और क्या क्या हुआ है जिससे पाकिस्तान और मुनीर दोनों उसको टकटकी लगा के देख रहे होंगे। वो डीजी आईएसपीआर आज पाठशाला फिर देख रहा होगा कि देखे क्या क्या हुआ है और मोदी क्या कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी खबर आपको बताऊं कि रिपब्लिक डे में डबल धमाका कैसे किया है मोदी ने, उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। नरेंद्र मोदी के आज रिपब्लिक डे पर ऐसा क्या करने की खबरें हैं कि ट्रंप, जिनपिंग से लेकर मुनीर तक उसको देख रहे होंगे बड़े गौर से और उनको झटका लगा होगा। कैसे पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, कैसे डबल धमाका किया है कि एक तरफ घातक हथियार, दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी को लेकर पीएम मोदी का अचूक प्लान। ये स्ट्रैटेजी क्या थी आज आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले आप वो तस्वीरें देखिए कि जब आज गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ब्रह्मोस वेपन सिस्टम की झांकी निकली, हर किसी की नजरें उस पर टिकी हुई थी। जब ब्रह्मोस की झांकी निकली तो पीएम मोदी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को इस झांकी के बारे में बता रहे थे। इसी से शायद पता नहीं बोले नहीं बोले, लेकिन ऐसा फील तो आ रहा है कि यही बोलना चाहिए था कि इसी से पाकिस्तान में घुस के फोड़ दिए थे। अब उनके बीच क्या बात हुई क्लियर नहीं, लेकिन ब्रह्मोस वेपन सिस्टम की तरफ ही पीएम मोदी का इशारा था और यह बहुत बड़ा मैसेज, ये घुस के फोड़ देता है। यह वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को फोड़ा था। यह वही ब्रह्मोस मिसाइल है जो भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। रूस के दुश्मन यूरोप के नेताओं को बुलाकर उन्हें ब्रह्मोस जैसे हथियार दिखा रहे हैं मोदी। यह भारत की विदेश नीति की ताकत है कि भाई होगा तुम्हारा दुश्मन रूस, हमारा तो दोस्त है और हमने मिलकर बनाया है और दुनिया में इसकी चर्चा है कि यह पाकिस्तान को फोड़ चुका है, तो देखो बैठ के तुम भी। एक और तस्वीर देखिए जब भारतीय सेना की आर्टिलरी शाखा शक्ति बाण और दिव्यास्त्र की झांकी निकली। उस दौरान पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को इसके बारे में बताया। पीएम मोदी लगातार दोनों गेस्ट को भारत की सैन्य ताकत के बारे में बता रहे थे। देख रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि बैठ गए और सारे हथियार, सबको उसके बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। यह भारत की ताकत है, आपको पता होना चाहिए, बता रहे हैं। सैन्य ताकत की प्रदर्शन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड ने भारत के मजबूत सुरक्षा तंत्र का प्रदर्शन किया, जो राष्ट्र की तैयारियों, तकनीकी क्षमता
और अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 26 जनवरी की परेड में पीएम मोदी ने और कौन कौन से हथियारों से दुनिया को भारत का दम दिखाया, उसके बारे में आगे और डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि सैन्य ताकत के साथ पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की इकोनॉमी की ताकत भी दिखाई। आज रिपब्लिक डे परेड में यूरोप के नेताओं पर सबकी नजर थी, तो कल पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं भारत और यूरोपीय देशों के बीच होने वाली मदर ऑफ ऑल डील, ऐतिहासिक डील पर। यह वो डील है जो 19 साल 19 साल से अटकी हुई थी, जिस डील को लेकर ट्रंप और उनके लोग भी बहुत बातें कर रहे हैं। उस डील को अब भारत की शर्तों पर डन किया जाएगा। इस डील को लेकर यूरोपीय देश काफी उत्साहित हैं। कल भारत और यूरोपीय देशों का समिट होगा जिसमें डील पर मुहर लग सकती है। रिपब्लिक डे परेड में शामिल यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत एक सफल, दुनिया को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सिक्योर बनाने वाला देश है और बनाएगा। भारत और यूरोप के बीच फ्री डील से भारत का सामान बिना टैक्स के या कम टैक्स के यूरोप के मार्केट में बिक सकेगा। अभी यूरोपीय मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट्स पर ऑलमोस्ट 4% टैरिफ लगता है, लेकिन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। भारत भी औसतन यूरोपीय सामान पर लगभग 10%, 9-10% के आसपास टैरिफ लगाता है। इसमें ऑटोमोबाइल्स पर तो 35%, प्लास्टिक पर 10%, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स पर 9.9% टैरिफ लगता है। इस डील से भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर रखा है। जैसे अमेरिका को नहीं बोला कि नहीं, इधर नहीं घुसाएंगे भाई तुमको, अंदर उधर बाहर रहो, तो अमेरिका उधर हाथ पैर मार रहा है। ये यूरोप वाले तैयार हो गए। भारत ने जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए उसमें डेयरी सेक्टर को बाहर रखा है। इस डील से भारत को फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, हंगरी, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन समेत 27 देशों में कम टैक्स वाली मार्केट मिल जाएगी। इस डील से भारत को क्या फायदा होने वाला है, यूरोप को क्या फायदा होने वाला है, वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा है। आज सिर्फ रिपब्लिक डे परेड की चर्चा नहीं है, इन तस्वीरों की बहुत चर्चा है कि नरेंद्र मोदी कैसे यूरोपीय यूनियन के नेताओं से मिल रहे हैं और इन बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। यह तस्वीर अमेरिका तक देख रहा है बॉस। दरअसल भारत जिन यूरोपीय देशों से डील करने वाला है, उस ब्लॉक की जीडीपी 122 लाख करोड़ रुपए, 122 लाख करोड़, और बाजार में 45 करोड़ उपभोक्ता हैं। एफटीए के बाद भारत को इस बड़े मार्केट में कम या बिना टैक्स के एंट्री मिलेगी। अनुमान है कि इस डील के बाद भारत का ईयू में कारोबार 136 अरब डॉलर से बढ़कर 200 से 250 अरब डॉलर हो सकता है। यह भी खबर है कि भारत ने यूरोपीय कार्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कमी करने का ऑफर दिया है। अभी यूरोप में बनी कार्स पर इंडिया 70 से 110% ड्यूटी लगाता है। भविष्य में टैरिफ को 110% से घटाकर 40% और आगे 10% पर लाया जा सकता है। इस कदम से फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसे यूरोपीय वाहन निर्माताओं के लिए भारतीय बाजार में पहुंचना और आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी ये चूंकि इतना टैक्स लग जाता है तो थोड़ी महंगी हो जाती हैं गाड़ियां। हालांकि बीएमडब्ल्यू वगैरह तो अभी भी बिक रही हैं, लेकिन तब सोचिए और कितनी बिकेंगी जब ये टैक्स 110% से 40 या 10% रह जाएगा। यानी जो डिस्काउंट ट्रंप अमेरिका की हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के लिए मांग रहे थे, वो डिस्काउंट मोदी ने उठाया और कहा कि ले जाओ यूरोपीय कार निर्माताओं, तुम लोग को दे देता हूं। अब इस डील से भारत और यूरोप दोनों की चीन पर निर्भरता भी कम होगी। भारत और यूरोपीय देश ऐसे वक्त में डील कर रहे हैं जब दोनों के ही रिश्ते अमेरिका से ठीक नहीं चल रहे। भारत और ईयू ब्लॉक दोनों ही अमेरिका के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, लेकिन अब अमेरिका को साइड करके भारत और ईयू ब्लॉक डील कर रहे हैं। जो डील ट्रंप भारत से करना चाहते थे, वो डील अब भारत यूरोपीय देशों से कर रहा है। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टोन डाउन हो रही है। वो भारत से अच्छी डील का भरोसा देने लगे हैं। गणतंत्र दिवस पर अमेरिका से भी भर भर कर बधाई संदेश आया भाई। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बधाई संदेश दिया जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को ऐतिहासिक बताया। ट्रंप ने अपने संदेश में कहा कि अमेरिका और भारत हिस्टोरिक बॉन्ड शेयर करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो अमेरिका के लोगों की तरफ से भारत की सरकार और उनके लोगों को बधाई देते हैं। ओ भैया, अभी तक तो टैरिफ दे रहे थे, अभी रिपब्लिक डे में बधाई मिलने लगी जैसे ही दिखा कि अरे हम तो बैठे रह गए, यूरोपीय यूनियन चला गया, उधर डील कर लिया। यह है नरेंद्र मोदी का प्लान बी, जिसके बारे में हमने पाठशाला में आपको बहुत पहले बताया था कि जिस वक्त ट्रंप ने टैरिफ खेलना शुरू किया था, उसी वक्त नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए दूसरे दरवाजे खोलने शुरू कर दिए थे। टैरिफ और रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्ते सही नहीं चल रहे।
उस दौरान ट्रंप का यह मैसेज यह बताता है कि ट्रंप के तेवर कैसे बदल रहे हैं। यूरोप से डील के बीच अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड पर बातचीत को तेज कर दिया। रविवार को 3 सदस्यीय अमेरिकन कांग्रेशनल डेलीगेशन उसने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान ट्रेड, सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मीटिंग में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद रहे। उन्होंने बातचीत को प्रोडक्टिव बताया। यह भी कहा कि बातचीत में ट्रेड, सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बातचीत को अच्छा बताया। यानी इधर यूरोप से मेगा डील हो रही है, उधर अमेरिका ने भारत के साथ डील पर भी चर्चा तेज कर दी। अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ को हटाने या कम करने के संकेत भी ऑलरेडी देने शुरू कर दिए। तो जिसको कहते हैं ना कई बार आपदा में अवसर, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं और अंग्रेजी में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, अगर अमेरिका ने ये टैरिफ न लगाया होता ट्रंप की सनक में, तो शायद भारत इतने दरवाजे खोलने पे विचार न करता, क्योंकि भाई मामला जैसा चल रहा है वैसा चलता रहता। अब भारत का यूरोपीय यूनियन से भी मामला सेट हो रहा है और उधर अमेरिका को हमने आपको पहले डे 1 से कह रखा कि उसको पीछे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नया भारत है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो उधर अमेरिका पीछे जाएगा, इधर नए रास्ते खुल गए हैं। आप सोचिए भारत की इकोनॉमी के लिए कितना बूस्टर है ये। और जिस वक्त यूरोप की बड़ी टीम भारत में है, जिस वक्त भारत और यूरोप की बड़ी डील होने वाली है, उस वक्त चीन भी भारत से दोस्ती की बातें कर रहा है। खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत और चीन को अच्छा पड़ोसी, मित्र और साझेदार बताया। शी जिनपिंग ने अपने बधाई संदेश में दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने की सराहना की। यह भी माना कि पिछले 1 साल में चीन भारत संबंधों में निरंतर सुधार और विकास हुआ है। शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी का साथ में डांस करना ही दोनों देशों के लिए सही चॉइस है। देख रहे हैं बॉस साहब, लाइन लगी हुई है दुनिया की। ट्रंप बधाई दे रहे हैं, जिनपिंग कह रहे हैं कि अरे हाथी और ड्रैगन साथ में डांस करेंगे। यूरोपीय यूनियन वाले यहीं बैठे हुए हैं। यह है नया भारत, इसकी ताकत, दुनिया को इसकी जरूरत है। शी जिनपिंग का यह बेहद पॉजिटिव मैसेज का सीधा मतलब यह है कि भारत और चीन के बीच हाल में ही जो बॉर्डर को लेकर विवाद हुआ है, उसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर न पड़े, यह चीन चाहता है। शी जिनपिंग ने ऐसे वक्त में भारत के साथ संबंधों पर बयान दिया है जब पूरी दुनिया में उथल पुथल है। ट्रंप कनाडा और चीन की डील को लेकर कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। वेनेजुएला से लेकर ईरान तक अमेरिका लगातार चीन के हितों को टक्कर दे रहा है। और अब तो यह भी खबर आ गई कि अमेरिका शी जिनपिंग की जासूसी करवा रहा था, चीन के सीक्रेट लीक करवा रहा था। भारत और यूरोपीय देशों की डील से चीन और अमेरिका में भी खलबली मची। उधर यूरोपीय देश इस डील से गदगद है। यूरोपीय देशों में एक बड़ा देश फ्रांस भी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने आज पीएम मोदी के साथ सेल्फी पोस्ट की और इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि 2024 में आपके साथ गणतंत्र दिवस की कितनी खूबसूरत याद। मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी, प्यारे भारतीय दोस्तों, इस महान उत्सव के दिन आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए फरवरी में मिलते हैं। यानी जो लोग ट्रंप की सनक से परेशान हैं, उन सब का एक ही दोस्त, एक ही सहारा, भारत हमारा। नरेंद्र मोदी उनको अपने लिए सबसे भरोसेमंद साथी दिख रहे हैं और उन्हें नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा है, क्योंकि आज की डेट में नरेंद्र मोदी ने भारत को इतना सशक्त बनाया है, ताकतवर बनाया है कि हर कोई भारत के साथ जुड़ना चाहता है। आज दिन भी भारत की ताकत देखने का ही था, क्योंकि रिपब्लिक डे पर जो परेड होती है उसमें जो हथियार दिखाए जाते हैं उसे दुनिया देखती है। पाकिस्तान टकटकी लगाकर देखता है। और आज पीएम मोदी ने वो हथियार दिखाए जो मुनीर को आज सपने में आएंगे, जिन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को फोड़ा था, बल्कि नरेंद्र मोदी ने उन हथियारों को दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का ट्रेलर भी दिखाया है। परेड में जो भी हथियार आ रहे थे उनकी डिटेल्स के बारे में पीएम मोदी यूरोप के नेताओं को खुद बता रहे थे। गणतंत्र दिवस परेड में जितनी चर्चा भारत के हथियारों की हुई, उतनी ही चर्चा जिस तरह से एक एक डिटेल नरेंद्र मोदी यूरोप के नेताओं को बता रहे थे, उसकी भी। पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की सैन्य ताकत के प्रदर्शन में कोई कंजूसी नहीं रखी। खास तौर पर गणतंत्र दिवस में पाकिस्तान पर विजय का प्रतीक बन चुके ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां दिखाई। जैसे ये तस्वीर देखी, इसमें ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने कैसे पाकिस्तान को धुआं किया था, उसकी झांकी दिखाई गई। तीनों सेनाओं की ज्वाइंट ताकत के बारे में बताया गया। विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस का मैसेज दिया गया। इस झांकी में राफेल, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, रूस के S-400 सब एक साथ दिखा दिए गए भाई।
यानी रूस से भयंकर चिढ़ने वाले यूरोप के नेताओं के सामने पीएम मोदी ने यह हथियार दिखा दिया। गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की पहली लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का भी प्रदर्शन हुआ। ये देखिए, ये वो मिसाइल सिस्टम है जो कोसों दूर से समंदर में दुश्मन के वॉरशिप को तबाह कर सकते हैं। परेड के दौरान इस मिसाइल सिस्टम ने सबका ध्यान खींचा, क्योंकि भारत ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर इसका प्रदर्शन किया। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 1500 किलोमीटर है और इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा। इस मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ ने बनाया है और पिछले साल नवंबर में ही इसका सफल परीक्षण किया गया था। यह वो मिसाइल सिस्टम है जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास है। यह भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। पीएम मोदी ने खास तौर पर इस मिसाइल सिस्टम के बारे में यूरोपीय देशों को बताया और दिखाया कि यह भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत है। परेड में सबकी धड़कनें तब बढ़ गईं जब वायुसेना ने अपनी ताकत का जलवा दिखाया। परेड के दौरान स्वदेशी ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और रुद्र हेलीकॉप्टर ने ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ झंडा आसमान में लहराया। यानी आसमान से भी ऐलान कर दिया गया कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को फोड़ा था। ये तस्वीरें देखिए। वायुसेना ने ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान जो फुटेज रिकॉर्ड की थी उसे भी जारी किया गया। इस फुटेज में दिखा कि कैसे कर्तव्य पथ के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर वाला झंडा लहरा रहा था। ये देखिए, हेलीकॉप्टर के साथ साथ ही वायुसेना के फाइटर जेट्स ने भी अपनी ताकत दिखाई। वायुसेना ने 2 राफेल, 2 सुखोई, 2 मिग-29 और एक जैगुआर लड़ाकू विमान के साथ सिंदूर फॉर्मेशन बनाया। जरा एक बार इनकी गूंज सुनिए। 6 राफेल विमान के साथ भारतीय वायुसेना की वज्रांग संरचना भी दिखाई। ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार के नेतृत्व में आकाश में गर्व से उड़ान भरते हुए राफेल नजर आए। परेड के दौरान वायुसेना ने कैसे अपनी ताकत दिखाई, इसका एक और वीडियो वायुसेना ने जारी किया। ब्रह्मोस, राफेल, S-400, आकाश, इन वेपन सिस्टम्स के जरिए भारत ने दुनिया को बता दिया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मार पड़ी। आज ही स्विट्जरलैंड के एक थिंक टैंक ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर नया खुलासा किया। स्विस थिंक टैंक ने खुलासा किया कि कैसे भारत के हमले से घबराकर पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर मारने की आजादी मिल गई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की वायुसेना पलटवार करने की क्षमता खो चुकी थी। 10 मई की सुबह तक भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस और स्कैल्प ईजी जैसी लंबी दूरी के सटीक हथियारों से पाकिस्तान के अंदर गहरे हमले किए। रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम और भारतीय सेना के आकाश तीर नेटवर्क की सराहना की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 और 10 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट से बड़े हमले किए थे, लेकिन वो भारत की डिफेंस लाइन को भेद ही नहीं पाए। स्विस थिंक टैंक के मुताबिक 10 मई 2025 की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने युद्ध विराम की गुहार लगाई, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। रिपोर्ट में दावा है कि कैसे भारत पाकिस्तान के जवाबी हमले के लिए पहले से पूरी तरह तैयार था। यानी ये पहली रिपोर्ट नहीं है, अलग अलग देशों की थिंक टैंक की रिपोर्ट बता रही है कि भारत ने पाकिस्तान को फोड़ के रख दिया था, जबकि झूठा पाकिस्तान एक सबूत नहीं दे पाया कि हमने S-400 फोड़ दिया था और ये कर दिया था। झूठे, ये राफेल गिरा दिया, वो गिरा दिया। भारत की सैन्य ताकत के डर से पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, इस पे तो अनगिनत रिपोर्ट आ गई और सीज फायर की गुहार भी उसी ने लगाई थी, ये भी रिपोर्ट आ गई। 47 पेज की इस रिपोर्ट का टाइटल है ऑपरेशन सिंदूर, द इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर 7 to 10 मई 2025। इसे स्विट्जरलैंड के सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज यानी CHPM ने तैयार किया है। इसे भारत के बाहर तैयार की गई रिपोर्ट में सबसे डिटेल्ड माना जा रहा है। आज परेड में भारत की भविष्य की तैयारियों की भी झलक दिखी। कर्तव्य पथ पर मार्च कर रहे सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की भैरव बटालियन को देखा गया। इस भैरव बटालियन की बदलती जरूरतों के मुताबिक ही इसे हाल में बनाया गया। यानी आज रिपब्लिक डे के दिन भारत ने अपनी सैन्य ताकत, अपनी आर्थिक ताकत, अपनी कूटनीतिक ताकत सब एक साथ दिखाई और यही इस देश में पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने किया है, इस ताकत को बढ़ाया है। लेकिन फिलहाल अगला चैप्टर, एक ताकत जो हिंदुओं को एकजुट करने की नरेंद्र मोदी ने जुटाई थी, क्या उस ताकत को खुद बीजेपी कमजोर कर रही है? जो कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए किया वही मोदी ने ओबीसी के लिए कर दिया क्या? क्यों कोहराम मचा है? एक है तो सेफ है, तो फिर हिंदू को बांटने का आरोप क्यों लग रहा है? यूजीसी का नया नियम बदलेंगे क्या पीएम मोदी? अब इसका चैप्टर देखिए। यूजीसी के नए रेगुलेशंस को लेकर इस वक्त भयंकर बवाल मचा हुआ है देश में, सोशल मीडिया पर खास तौर पर।
पहले से ही कई दिनों से लोग इस पर खूब लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन अब यह बवाल सोशल मीडिया से धीरे धीरे सड़क पर आता दिख रहा है। और इस वक्त की स्थिति यह हो गई है कि यूजीसी के नियमों को लेकर सामान्य वर्ग में जो आक्रोश है वो बढ़ता चला जा रहा है। जनरल कैटेगरी में जो आक्रोश है वो अब कई जगहों पर सड़क पर प्रदर्शन के तौर पर दिखने लगा है और इसके विरोध में कुछ जगहों पर इस्तीफे होने लगे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के एक ब्राह्मण अधिकारी की हो रही है, जिसने यूजीसी के नए रेगुलेशन के विरोध में सिटी मजिस्ट्रेट के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस ब्राह्मण अधिकारी ने क्या कहते हुए इस्तीफा दिया, कैसे सामान्य वर्ग के लोगों में यह आक्रोश है कि यूजीसी के नए नियमों में उनके बच्चों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, शिक्षण संस्थानों में गलत तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। कैसे यह आरोप लग रहा है कि नियमों से सामान्य वर्ग के बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं क्या? जहां उनके खिलाफ कोई भी झूठी शिकायत कर देगा तो उनका पूरा करियर तबाह हो सकता है। कैसे यह आरोप लग रहा है कि यूजीसी के नए नियम जातिगत विभाजन को बढ़ावा देने वाले हैं, जहां जनरल कैटेगरी को पहले ही अपराधी मान लिया जाएगा क्या? ऐसे आरोपों को लेकर क्या कोहराम मच गया है, कैसे सवाल उठ रहे हैं? कांग्रेस का कौन सा कानून है जिसे अब बताया जा रहा है कि बीजेपी भी तो वही काम कर रही है? पीएम मोदी खुद हिंदू एकता की बात करते करते एक है तो सेफ है जैसे नारे देते देते ये कैसे यूजीसी का नया नियम आ गया, ये लोग पूछ रहे हैं। इस नियम को लाने की जरूरत क्या थी, लोग पूछ रहे हैं। दिल्ली से लेकर बिहार, महाराष्ट्र तक हिंदुओं में बिना बटे पीएम मोदी के वोट के तौर पर अपना समर्थन दिया, लेकिन आज वही हिंदू पूछ रहा है कि जब वोट देते वक्त हिंदू को एक होना चाहिए तो वोट लेने के बाद नीतियां बनाते वक्त उनको अलग करके क्यों देख रही है सरकार? यूजीसी के नए नियम को देखकर लोगों को कांग्रेस के जमाने में लाए गए कम्युनल बिल की याद आ रही। लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या कांग्रेस वाला कांड कर रही है। आज इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊं कि जो काम मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने किया, क्या वही काम नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी के लिए कर दिया, और कैसे जबरदस्त कोहराम मचा है इस पर। जब यह कोहराम मचा है तो क्या यूजीसी के नए नियम नरेंद्र मोदी बदल देंगे? इस सब के बारे में बात होगी आज। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ अब तक सोशल मीडिया पर बोला जा रहा था, लेकिन अब खुलकर विरोध होने लगा है। देश के अलग अलग शहरों में सामान्य वर्ग के लोग और संगठन इसके विरोध में उतरने लगे। ये तस्वीरें यूपी के सिद्धार्थनगर की हैं, जहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से कानपुर में भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर जमकर विरोध है। लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाल के अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में कई संगठन भी शामिल हो गए हैं। करणी सेना के लोगों ने भी इसका विरोध किया है और सरकार से नए नियमों को वापस लेने की मांग की। यह आक्रोश धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब इस्तीफे भी होने लगे। आज सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के एक ब्राह्मण अधिकारी की है, जिसने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में पद से इस्तीफा दे दिया। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री 2016 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। यूजीसी के नए नियमों से अलंकार अग्निहोत्री बहुत नाराज थे। राज्यपाल और डीएम को अपना इस्तीफा भेज दिया। अलंकार का कहना है कि यूजीसी के नए नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं और इसका दुरुपयोग होने की आशंका है। एक बार उनको सुनिए, फिर इन नियमों में ऐसा क्या है कि इतना विरोध हो रहा है, इतना गुस्सा है, आपको समझाऊंगा। यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। यानी लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं कि ये जो नया नियम आया है वो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे बच्चियां हैं उनका करियर तो नहीं बर्बाद कर देगा। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ ये जो गुस्सा है वो बीजेपी के अंदर भी दिखने लगा है, क्योंकि आप देखिए कि सामान्य वर्ग के अधिकारियों ने इस्तीफा दिया तो उधर बीजेपी के कई नेता और पूर्व विधायक भी इस्तीफा देने लगे। लखनऊ में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी नेता बीकेटी विधानसभा क्षेत्र के हैं। यहां से बीजेपी के योगेश शुक्ला विधायक हैं। यानी बीजेपी के अंदर भी विरोध बढ़ रहा है। जब समाज में गुस्सा है, अधिकारियों में गुस्सा है, खुद बीजेपी के अंदर गुस्सा फूटने लगा है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार के लोग क्या कर रहे हैं। वो आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि आखिर यूजीसी के नए नियमों में ऐसा है क्या जिसको लेकर इतना कोहराम मच रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि यूजीसी के जो नियम शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को खत्म करने के नाम पे लाए गए,
उन्हीं नए नियमों से क्यों सामान्य वर्ग के लोगों के प्रति भेदभाव का बढ़ने का आरोप लग रहा है। यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं, पहले वो देखिए। यूजीसी ने यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया। इसका मकसद बताया कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बराबरी और सम्मान सुनिश्चित होगा। किसी भी छात्र के साथ जाति, लिंग, वर्ग या किसी के आधार पर भेदभाव को रोकने का मकसद यह बताया गया। लेकिन इस नियम में एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया। नए नियम के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्विटी कमेटी का गठन करना जरूरी होगा। ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और 24 घंटे हेल्पलाइन का गठन होगा। अगर शिकायत मिलती है तो तय समय में शिकायत निपटाने की व्यवस्था भी होगी। इन संस्थाओं को अधिकार होगा कि वो कैंपस में व्यवहार पर नजर रखेंगे, शिकायतों की जांच करेंगे और कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। यूजीसी के ये नए नियम सरकार के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पर भी लागू हैं। यूजीसी के नए नियमों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को खास प्राथमिकता देने का ही आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो सकता है तो जनरल कैटेगरी के साथ नहीं हो सकता है। यूजीसी के नए नियमों का इरादा यानी इंटेंशन सही हो सकता है, लेकिन उसके कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो कि सवाल पूछने पे मजबूर करते हैं। भाई इंटेंशन आपका है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको बराबरी से देखा जाए, तो सब में जनरल नहीं आना चाहिए। फ्रेमवर्क में जो कमियां हैं उसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। यूजीसी के नियम के मुताबिक किसी भी छात्र के साथ जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो। नियमों के मुताबिक लिंग में पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आते हैं, यानी जेंडर में सब कवर कर दिए। लेकिन जाति के मामले में ऐसी स्पष्टता नहीं है। जाति आधारित भेदभाव का मतलब सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी से भेदभाव बताया गया। अगर लिंग के आधार पर पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर से भेदभाव हो सकता है तो हर जाति के लोग का भेदभाव का शिकार क्यों नहीं हो सकते भाई? नियमों में जांच के लिए सबूत का भी कोई तय मानक नहीं है, इसे लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है। आरोप लगाने वाले को साबित नहीं करना है कि भेदभाव हुआ है, बल्कि जिस पे आरोप लग रहा है वो साबित करेगा कि मैं निर्दोष हूं। अरे ये क्या बात हुई बॉस? भेदभाव का आरोप अगर गलत साबित हुआ तो आरोप लगाने पर जुर्माना या एक्शन का भी कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर पता चला कि आपने झूठे आरोप लगा दिया, किसी को फंसाने के लगा दिया, तो आप पे कुछ एक्शन हो सकता है, वो प्रावधान ही नहीं है। तो भाई आपने तो कोई कुशन ही नहीं दिया है कि भाई झूठा आरोप कोई ना लगाए। पहले से एससी, एसटी एक्ट लागू ही था। अब यूजीसी के नए नियमों में ओबीसी वर्ग को भी सुरक्षा दे दी गई, जबकि इसी देश में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण विरोधी नारे लगते आए हैं। क्या वो भेदभाव की कैटेगरी में नहीं आता है? तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव में नहीं आता है? यानी इस पूरे नियम में दो बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि भाई एक तो जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं रखा, और फर्जी शिकायत होगी तो उसके खिलाफ कुछ एक कुशन क्यों नहीं दिया, एक प्रोटेक्शन लेयर क्यों नहीं दिया कि कोई फर्जी शिकायत करेगा तो उस पर कड़ा एक्शन होगा। यूजीसी के नए नियमों में जनरल कैटेगरी के लिए कोई राहत ही नहीं है। एक तरीके से मान लिया गया कि जनरल कैटेगरी के छात्रों से भेदभाव हो ही नहीं सकता, यही भेदभाव करेंगे। और दूसरी बात यह कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को हमेशा डर के साए में रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर किसी ने लगा दिया कोई झूठा आरोप तो एक तो उसको डर नहीं होगा कि भाई झूठा लगा रहे हैं तो फंसेंगे तो क्या होगा, और दूसरी बात जिस पर लग रहा है उसको साबित करना कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है, लगाने वाले को साबित नहीं करना है। अब यही लोगों की चिंता का विषय बन रहा है। ऐसा नहीं है कि हर एससी, एसटी, ओबीसी गलत ही आरोप लगाता है, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, इस देश में हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ यह मान के चले, या उनके साथ उन पर गलत आरोप लग सकता है यह भी मान लें। यूजीसी के नए नियमों का दुरुपयोग होने की आशंका जनरल कैटेगरी को सता रही है। आप देखिए, जनरल कैटेगरी के छात्रों से नए नियमों की धमकी देकर कोई भी काम कराया जा सकता है, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ अत्याचार बढ़ने की आशंका है, लोगों को लगता है सोशल मीडिया पर। किसी भी फर्जी केस में फंसाने का डर हमेशा सताता रहेगा उनको। उच्च शिक्षा संस्थानों में राजनीति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पढ़ाई की जगह कॉलेज में जातिवाद बढ़ेगा, छात्रों के बीच जाति आधारित दूरियां बढ़ सकती हैं। भाई आप देखिए ना, आप कह रहे हिंदू एक है तो सेफ है, जब एक है तो सेफ है ये है, तो फिर उसको अलग अलग देख क्यों रहे हैं आप? कल को भाई दोस्ती कैसे होगी? मां बाप तो डर के मारे समझा के भेजेंगे भाई दूर रहना, कल को किसी से कुछ कह दिया तो कांड हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में लोग एक दूसरे से दोस्ती करने के पहले यह चेक करें कि तुम जनरल हो कि तुम ओबीसी हो या तुम एससी, एसटी हो
यह चाहता है यूजीसी। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम हिंदुओं को बांट रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के बीच दूरियां इससे बढ़ सकती हैं। यूजीसी के नए नियमों की तुलना लोग 2011 में कांग्रेस एक कम्युनल बिल लाई थी उससे कर रहे हैं। सोचिए क्या दिन आ गया है कि बीजेपी के नियम की तुलना कांग्रेस के जमाने में भेदभाव से हो रही है। और उस बिल का बीजेपी ने विरोध किया था। उस बिल में दंगे की स्थिति में अल्पसंख्यक को पीड़ित और बहुसंख्यक को दोषी पहले से मान लिया गया था। अरुण जेटली, बीजेपी सबने तब विरोध किया था कि अरे आप ऐसे कैसे मान लिए कि अल्पसंख्यक हमेशा विक्टिम ही होगा और बहुसंख्यक हमेशा प्रताड़ित करने वाला होगा या हिंसा करने वाला होगा। आज लोग पूछ रहे हैं कि जो कांग्रेस ने किया था मुस्लिम वोट के लिए, बीजेपी वही नहीं कर रही है ओबीसी, एससी, एसटी वोट के लिए। क्या आपने पहले ही मान लिया है कि जो विक्टिम होगा वो एससी, एसटी, ओबीसी होगा और जो प्रताड़ित करेगा वो जनरली होगा? क्या फर्क रहा फिर कांग्रेस और बीजेपी? यूजीसी के नए नियमों की तुलना कांग्रेस के कम्युनल बिल से हो रही। आप देखिए कि कांग्रेस जो बिल ला रही थी उसमें था क्या। कम्युनल वायलेंस बिल का नाम प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रिप्रेशंस रखा था। और इस 2011 में अगर कानून पास हो जाता तो सबसे खराब कानूनों में से एक होता, क्योंकि यह बिल मानता था कि कम्युनल हिंसा के शिकार सिर्फ धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक और एससी, एसटी हो सकते हैं। इसके विरोध में अरुण जेटली ने तब कहा था कि बिल बहुसंख्यक विरोधी है और मानता है कि कम्युनल हिंसा में हमेशा बहुसंख्यक दोषी होता है। आज पब्लिक पूछ रही है कि बीजेपी ने क्या अलग किया, यूजीसी ने क्या अलग किया है? फिर ऐसा ही कांड यूजीसी के नए नियमों को लेकर सामान्य वर्ग के साथ किया गया है, क्योंकि पहले से ही मान लिया गया है कि सामान्य वर्ग पीड़ित हो ही नहीं सकता। इसी से सबसे बड़ी चिंता इन नियमों के दुरुपयोग को लेकर हो रही, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि झूठी शिकायतें अगर हुई तो सुरक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं। ऐसे में सामान्य वर्ग का छात्र कहां जाएगा? और इसी से सामान्य वर्ग में गुस्सा है। लेकिन जब इस गुस्से को लेकर सरकार के मंत्रियों से सवाल किए गए तो आप देखिए क्या हो रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से यूजीसी पर सवाल पूछा गया तो वो हर हर महादेव के नारे लगा के चल दिए। सुनिए एक बार। यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, इससे स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। एसपी यादव के विजय साहब हरिहर नाथ की जय। पाटलेश्वर नाथ की जय। आप सोचिए बॉस, एक मंत्री से पूछा जा रहा है कि भाई सवर्णों में नाराजगी है, जनरल कैटेगरी में नाराजगी है। वो जवाब देने की बजाय, अगर कोई गलतफहमी है तो दूर करने की बजाय हर हर महादेव के नारे लगा के हंसते हुए चल दिए। यही इनकी जिम्मेदारी है। सोचिए, सामान्य वर्ग का इतना गुस्सा हर जगह दिख रहा है और मंत्री से सवाल हो रहे हैं तो जवाब में हर हर महादेव करके निकल लिए। यह स्थिति तब है जब आप देखिए कि सामान्य वर्ग वो वर्ग है जो भर भर के बीजेपी को वोट देता है। मैं आपको याद दिला दूं, इनको अगर किसी को याद नहीं है तो उनको याद रहना चाहिए कि जनरल कैटेगरी अपना कलेजा निकाल के दे देती है बीजेपी। आप 2024 का चुनाव देखिए, बीजेपी को किसने कितना वोट दिया। बीजेपी को वोट देखिए 2024 का, आपको बता रहा हूं। हिंदू जनरल कास्ट, उसने कितना वोट दिया आपको पता है? 53% बॉस, आधे से ज्यादा जनरल कास्ट के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। और 2019 में भी यही 53% था, यानी सेम टू सेम रिपीट हुआ। लेकिन हिंदू अपर ओबीसी अगर आप देखिए, हिंदू अपर ओबीसी, उसने कितना वोट किया बीजेपी के लिए? 39%। हिंदू लोअर ओबीसी अगर आप देखेंगे, हिंदू लोअर ओबीसी ने वोट किया 49% बीजेपी के लिए। और अगर आप 2019 के चुनाव से कंपेयर कीजिएगा तो बीजेपी को इतना ही 2019 में भी जनरल कैटेगरी ने वोट किया था। हिंदू अपर ओबीसी जो है वो 41% था, यानी -2% हो गया 2024 में। और हिंदू लोअर ओबीसी जो 48% था वो बढ़ के 49% हुआ। और ये लोक नीति सीएसडीएस के आंकड़े आपको बता रहा हूं। तो भाई अगर आप कंपेयर भी कीजिएगा तो जनरल कास्ट आपके साथ हमेशा खड़ा मिलता है और इसलिए उसको नाराजगी लग रही है कि जब यहां सब एक होकर वोट देते हैं तो आप काहे जनरल कास्ट को अलग करके देख रहे हैं। बीजेपी को तो मुखर होकर सामान्य वर्ग के मामले में बोलना चाहिए
लेकिन जिसे बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा, बाकी लोग बोल रहे हैं। जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कैंपस में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव गलत है, लेकिन क्या कानून को समावेशी नहीं होना चाहिए? यह सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने के में भेदभाव क्यों? झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा? दोष का निर्धारण कैसे किया जाएगा? भेदभाव को कैसे परिभाषित कीजिएगा? शब्दों से, कार्यों से, धारणाओं से? कैसे? यूजीसी की अधिसूचना या तो वापस ली जाए या फिर उसमें जरूरी संशोधन किए जाए। आप सोचिए, लोग बोलने लगे हैं बॉस, और बीजेपी की तरफ से कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। हर हर महादेव के नारे लगा के निकल लिए। और बीजेपी के जो सांसद बोल भी रहे हैं उनमें एक नाम है निशिकांत दुबे का। पहले तो वो नए नियमों का समर्थन कर रहे थे, फिर उनको सोशल मीडिया पर लोगों ने बोलना शुरू किया कि क्या ही कर रहे हैं बॉस। विरोध तेज होने लगा तो अब वो बदलाव और संशोधन की बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। कौन भ्रांति है बॉस, बताइए ना, लोगों को नहीं समझ में आ रही है। अगर भ्रांति है तो आपके मिनिस्टर हर हर महादेव बोल के क्या चले गए? भ्रांति बताते, दूर करते। लाखों हिंदुओं को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती है या हिंदी पढ़ने नहीं आती है, जो भ्रांति है बताइए कौन सी है? संविधान के आर्टिकल 14-15 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं है, यही तो सब कह रहे हैं। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को पीएम मोदी की वजह से मिला है। 1990 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद सभी पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन न्याय सिर्फ मोदी सरकार ने दिया। इंतजार करिए, यूजीसी की भ्रांतियां भी खत्म होंगी। तो भाई भ्रांतियां खत्म होंगी तो कर दीजिए, बता दीजिए क्या भ्रांति है, और कुछ गलती है तो उसको ठीक कर लीजिए। और नरेंद्र मोदी ने इस देश में काम किया है, इसीलिए लोगों से को नरेंद्र मोदी से उम्मीद रहे कि वो इसको ठीक कर लेंगे। किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा कि राहुल गांधी के फैन और नरेंद्र मोदी के फैन में यही फर्क है। नरेंद्र मोदी के फैन जो हैं वो विरोध करने लग जाते हैं तुरंत, राहुल गांधी वाले नहीं करते। बहुत राहुल गांधी के फैन हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मेरा परिवार है, मोदी का परिवार पढ़ते हैं ना आप, हैशटैग मोदी का परिवार। तो परिवार के लोग खुद बताते हैं बॉस, जब ये पता लगने लगता है कि घर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें घर में आग लग जाएगी, तो परिवार का ही आदमी बताता है। फैन का क्या है, यहां लटका है कल वहां लटकेगा। परिवार के लोगों को चिंता होती है कि घर में आग ना लग जाए, और इसलिए वो नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं, बीजेपी की सरकार को बता रहे हैं। और ये कोई भेदभाव की बात नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी के साथ समाज में भेदभाव हुआ है, इसको कोई नहीं नकार सकता, लेकिन किसी एक को आगे लाने के लिए दूसरे को कोहनी मार के पीछे कर देना रास्ता नहीं होता है। और कम से कम अगर आप उनको सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके साथ गलत ना हो, तो यह प्रोविजन तो कर दीजिए कि कोई झूठी शिकायत करेगा तो उस पर ऐसा एक्शन होगा कि झूठी शिकायत करने वाले की रूह कांप जाए। क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से ऐसी बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ यूजीसी के नए नियमों का समर्थन करने वाले भी खुलकर आ चुके हैं। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने यूजीसी के नए नियमों का समर्थन कर दिया। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि अगर कोई इसे बदलने की कोशिश करेगा तो 85% बहुजन समाज सरकार को हिला देगा। यानी जिन नरेंद्र मोदी ने बड़ी मुश्किल से जो हिंदू जातियों में बढ़ता था उसको एकजुट किया, अब यूजीसी का नया नियम उसे ही जातियों में बांट दे रहा है, और लोग आ गए लाइन में लगकर उसका फायदा लेने। देखिए, यह बात तो सबको पता है कि अगर शिकायतों में सुरक्षा नहीं मिलेगी तो नियमों का दुरुपयोग होगा ही होगा। सामान्य वर्ग का जो डर है वो आप एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग के आरोपों से समझ सकते हैं। 2023 में पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट जो कि लोकसभा में पेश की गई, उसके मुताबिक 5 साल में दिल्ली में एससी एसटी एक्ट का कन्विक्शन रेट सिर्फ 1.02% था। 2018 और 31 मार्च 2023 के बीच 488 मामलों में सिर्फ 5 में कन्विक्शन हुआ। 65 मामलों में आरोपी दोष मुक्त साबित हुए। सोचिए आप, हम ये नहीं कह रहे कि सभी आरोप गलत ही होते हैं, बहुत से जेन्युइन आरोप भी होते हैं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग होता है, और ये बड़ी बड़ी अदालतों में कहा जा चुका है कि भाई ऐसा हुआ है। तो आप कैसे उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा? और इसलिए सवाल उठ रहा है कि इसके बारे में क्यों मौजूदा सरकार नहीं सोच रही। और मुझे उम्मीद है कि जो नरेंद्र मोदी लगातार सनातन के लिए काम किए हैं, हिंदुओं के लिए काम किए हैं, एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिए हैं, वो जरूर इसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि ये किसी एक के घर की बात नहीं है बॉस। ये भेदभाव अगर होने लगा, ये दिक्कतें आने लगी, तो कौन कौन बचेगा भाई? ये बड़ा प्रश्न है।
और सिर्फ दो बात कही जा रही है कि भाई जनरल को भी उसमें शामिल कर दीजिए अगर उसके साथ जातिगत भेदभाव होता है तो। और दूसरी बात कि भाई कोई झूठी शिकायत करेगा तो ऐसा कड़ा प्रावधान रखिए वो सबके लिए कर दीजिए, मामला सेट हो जाएगा। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। बागेश्वर बाबा ने सनातन बचाने का कौन सा 5G मंत्र दिया कि 6 लाख हिंदुओं की भीड़ आ गई? बागेश्वर बाबा की कथा में ऐसा क्या हुआ कि सब हैरान, सारे रिकॉर्ड टूट गए? अब इसका चैप्टर देखिए। जब हिंदुओं की बात हो ही रही है तो बागेश्वर बाबा जो है वो सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए भारत ही नहीं पूरी दुनिया में घूम घूम कर दरबार लगाते हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं को एकजुट करो, गौरक्षा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बागेश्वर बाबा को अपनी मुहिम में जिस तरह का समर्थन हिंदुओं से मिल रहा है, वो देश में हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपनी राजनीति चमकाने वाले इकोसिस्टम को हजम नहीं किया। इसलिए कभी पर्ची खोलने पर, कभी बिना लाग लपेट के बोलने पर, सब चीज पर बागेश्वर बाबा पे प्रश्न उठ जाता है। लेकिन उनको फर्क पड़ रहा है। वो हर सवाल के बाद अपनी मुहिम में और मजबूती के साथ जुट जाते हैं। और राजस्थान में बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में भाई साहब सनातन का ऐसा भौकाल दिखा है जिससे सनातन विरोधी इकोसिस्टम आईसीयू में चला जाए। बागेश्वर बाबा ने राजस्थान में कैसे सनातन का तूफान खड़ा कर दिया, कैसे रिकॉर्ड बना दिया। उनके कथा में ऐसा कौन आ गया जिस पे बवाल मचा हुआ है? ये 5G वाला मंत्र क्या है जिसने 6 लाख हिंदुओं की भीड़ जुटा दी? सबसे पहले बात राजस्थान के कोटा में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में उमड़े सनातनी जन सैलाब की। तस्वीर देख रहे हैं बॉस, पैर रखने की जगह नहीं। राजस्थान के कोटा में बागेश्वर बाबा की गौ माता महोत्सव श्रीराम कथा में लाखों सनातनियों की भीड़ उमड़ पड़ी। और कथा के आखिरी दिन तो भाई रिकॉर्ड ही टूट गया। कहा जा रहा है कि 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने एक साथ बागेश्वर बाबा की राम कथा को सुना। पंडाल के अंदर और बाहर जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ सनातनी भीड़ दिख रही थी। 6 लाख का दावा है बॉस, कोई मामूली नंबर नहीं है। यही नहीं, राम कथा की शुरुआत से पहले निकली कलश यात्रा में भी गजब की भीड़ जुटी। ऐसा लगा मानो पूरा कोटा शहर बागेश्वर बाबा की राम कथा से पहले कलश यात्रा में शामिल हो गया। देख रहे हैं, यानी बागेश्वर बाबा लगातार धर्मांतरण के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए हिंदुओं को कह रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, समझो इसको। बागेश्वर बाबा की कथा में भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखकर वहां लोग क्यों परेशान नहीं होंगे जो हिंदुओं को जातियों में बांटने की पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए बागेश्वर बाबा ने कथा में पहुंचे लाखों हिंदुओं को सनातन बचाने वाला 5G मंत्र दिया। अब आपके मोबाइल में तो 5G है, ये बागेश्वर बाबा कौन सा 5G मंत्र लाएं? अब ये भी देखिए कि बागेश्वर बाबा ने कथा में सनातन बचाने के साथ ही राष्ट्र रक्षा की भी बात कहा कि राम कथा के साथ ही राष्ट्र कथा भी जरूरी है। लेकिन विरोधियों को बागेश्वर बाबा को घेरने के लिए मुद्दा ढूंढना था तो मुद्दा बना दिया गया। कथा में बागेश्वर बाबा के मंच पर पहुंचे जवानों, पहाड़ों पर बर्फ भी गिर रही, टूरिस्ट भी गिर रहे। क्या गजब हो रखा है, पहाड़ों पर भयंकर बर्फबारी, मौज करने पहुंचे सैलानियों के साथ ऐसा क्या हुआ कि सब घबराए हुए हैं? अब इसका चैप्टर। बर्फबारी और नए साल के पहले लंबे वीकेंड का ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि बर्फबारी की खबर सुनते सब पहाड़ की तरफ निकल लिए। लेकिन वहां हो गया कांड। हजारों पर्यटक एक साथ पहुंच गए तो पहाड़ों पर लग गया लंबा जाम। कई लोग तो 20-25 घंटे एक ही जगह पर फंसे रह गए। कई लोग बर्फबारी के बीच कई किलोमीटर तक पैदल चलकर शहर पहुंचे, ऊपर से बर्फ में फिसलन अलग। मनाली, शिमला, कुफरी जैसे हिल स्टेशन पर घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिसके बाद कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी बता रहे हैं। दूसरे लोगों को इस वक्त पहाड़ों पर न आने की सलाह दे रहे हैं। जो लोग बर्फबारी के बीच हिल स्टेशन तक पहुंच भी गए वो भी परेशान हैं। फिसलती बर्फ पर खड़े होना मुश्किल हो रहा है। कई लोग तो मस्ती करने के चक्कर में चोट खा बैठे। आप देखिए क्या हालत हो रखी है। बर्फ तो गिरी रही है, लोग गिर रहे हैं। गाड़ियों के ब्रेक काम नहीं कर रहे। भीषण ठंड में लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा। कई लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी मस्ती के चक्कर में गलती कर दे रहे हैं, आफत मोल ले रहे हैं। भयंकर हालात हैं भाई। ये देखिए गाड़ी कैसे नाच रही है। जो लोग इस बर्फबारी के बीच हिल स्टेशन पर पहुंच भी गए उनके लिए मुसीबत कम नहीं है। लद लद लोग गिर रहे हैं। बर्फबारी के बीच जरा सी चूक हुई नहीं कि हादसा हो सकता है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। देखने में आपको हंसी आ रही होगी लेकिन बहुत भयंकर चोट लगती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, माथा पटका गया। कई लोग की गलतियों की वजह से उनको बहुत चोटें आई हैं। ये देखिए गाड़ी धाड़ से मार दी। कई लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। सड़कों पर बर्फ की ऐसी परत जम जाती है कि ब्रेक काम नहीं करता। इतनी बर्फबारी में बाइक को संभालना कितना मुश्किल है आप देखिए। कार चला रहे लोगों के लिए मुसीबत ज्यादा होती है क्योंकि एक गलती जान पर भारी पड़ सकती है। मनाली में ऐसा ही एक हादसा हुआ है। एक कार ड्राइवर ने जाम से निकलने की जल्दी दिखाई तो उसकी कार खाई में जाके गिर गई। भाई देख रहे हैं, वो रुक ही नहीं रही है। कैसे रुके? ब्रेक लगेगा नहीं बर्फ पे। कार को बचाने के लिए ड्राइवर ने पूरी जान लगा दी भाई कि गाड़ी रुक जाए। वो गाड़ी देखिए, कार के साथ चला गया ड्राइवर, खड़ा हो गया आगे, लेकिन कार को खाई में गिरने से नहीं रोक पाया।
तो इसलिए बर्फ देखने में तो फोटो में बहुत अच्छी लगती है कि हम भी जाएंगे रील बनाएंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के निकलिए, बहुत खतरा रहता है, इतना आसान नहीं है भाई कि गए और रील बनाए और बर्फ में मजा करके चले। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.